नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार का गिरावट का दौर आज भी जारी रहा। लगातार 5वें दिन निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए और दिन के निचले स्तर पर ही क्लोजिंग दी। आज सेंसेक्स 556 अंक टूटकर 81,160 पर और निफ्टी 166 अंक गिरकर 24,891 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 145 अंक फिसलकर 54,976 पर आ गया। इस लगातार बिकवाली की बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की भारी सेलिंग, कमजोर ग्लोबल संकेत और आईटी ऑटो सेक्टर पर दबाव। मार्केट ब्रेड्थ कमजोर रही। एनएसई पर अगर 2 शेयर चढ़े तो 5 गिरे, यानी गिरने वाले स्टॉक्स का दबदबा ज्यादा रहा। आईटी इंडेक्स लगातार 5 दिन गिरा और टीसीएस 52 वीक लो पर पहुंच गया। ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी कमजोरी रही, जहां प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉप लूजर्स बने। हालांकि मेटल और डिफेंस शेयरों ने थोड़ी राहत दी। हिंद कॉपर 6% से ज्यादा उछला क्योंकि कॉपर की कीमतें मल्टी मंथ हाई पर पहुंची। वहीं HAL 2% चढ़ा जब सरकार ने 62,370 करोड़ रुपए का तेजस MK1A डील क्लियर किया। टाटा मोटर्स के शेयर में 3% की गिरावट आई क्योंकि JLR पर साइबर अटैक की खबरें सामने आईं। वहीं पॉलीकैब भी 1% टूटा क्योंकि माना जा रहा है कि प्रमोटर ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी चिंता का विषय है। पिछले 2 दिनों में ही FIIs ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक करेंसी और ग्लोबल माहौल स्टेबल नहीं होता है तब तक दबाव बना रह सकता है। ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर रहे। एशिया इंडेक्स जैसे कॉस्पी गिरे। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार भी लाल निशान में बंद हुए। ऊपर से क्रूड ऑयल ने भी बाजार की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी इन्वेंट्री में गिरावट और रूस यूक्रेन टेंशन की वजह से तेल 2.5% झलकर अगस्त के बाद के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। सितंबर में बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और लग रहा था कि नया बुल रन शुरू हो गया है, लेकिन गुरुवार के आखिरी आधे घंटे ने पूरा माहौल बदल दिया। निफ्टी 24,900 के नीचे फिसलकर बंद हुआ और आईटी सेक्टर की बिकवाली ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। टीसीएस 2.5% गिरकर साल के नए निचले स्तर पर आ गया। आईटी कंपनियों पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका H1B वीजा और विदेशी कर्मचारियों को लेकर सख्ती दिखा रहा है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेट ने अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों से H1B कर्मचारियों का डेटा मांगा है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि जब लोकल लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो विदेशी कर्मचारियों की इतनी ज्यादा भर्ती क्यों हो रही है। इस जांच का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो पर हो सकता है क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस अमेरिका पर निर्भर है और H1B वीजा इनके लिए बेहद अहम है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के CIO राहुल भुस्कुटे का कहना है कि बाजार की दिशा अभी साफ नहीं है। विदेशी निवेशक फिलहाल पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन आगे 2 बड़े ट्रिगर मदद कर सकते हैं। पहला, कंपनियों की कमाई में सुधार और दूसरा, विदेशी निवेशकों की वापसी। अगर घरेलू अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ी और रिजर्व बैंक की नीतियों का असर डिमांड पर दिखा तो कॉर्पोरेट आई मजबूत होगी। इसके साथ अगर अमेरिका की नीतियों में राहत आई तो विदेशी निवेशक फिर से भारत लौट सकते हैं। इसी बीच ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट एड्रियन मोवैट ने चेतावनी दी है कि 2025 में भारतीय बाजार को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि अमेरिका के टैरिफ, H1B पर सख्ती और स्टील ड्यूटी जैसी नीतियों से भारत को नुकसान हो रहा है, जबकि चीन और बाकी एशियाई बाजार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मोवैट का मानना है कि चीन की कंपनियां डिविडेंड और बायबैक से निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं और अलीबाबा जैसे टेक स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। वहीं कोरिया और ब्राजील जैसे बाजारों में डिफेंस सेक्टर और लचीली नीतियां ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं। भारत के सामने चुनौती ये है कि इसकी इकोनॉमी अभी भी ज्यादा कंजम्पशन और सर्विसेज पर टिकी है। मैन्युफैक्चरिंग उतनी मजबूत नहीं है और नौकरी और वेतन वृद्धि पर दबाव दिख रहा है। यही वजह है कि फिलहाल ग्लोबल कैपिटल फ्लोज भारत की बजाय चीन, कोरिया और ताइवान जैसे देशों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मोवैट ये भी मानते हैं कि भारतीय कंपनियां अनुभवी हैं और मुश्किल हालात से निपटना जानती हैं। लंबी अवधि में भारत अभी भी एक मजबूत खिलाड़ी रहेगा, लेकिन जब तक नीतियां स्थिर नहीं होती हैं, तब तक विदेशी पैसा इधर आने में समय लगेगा। HSBC ने भारतीय स्टॉक मार्केट को अपग्रेड किया है। उन्होंने इंडियन इक्विटीज को न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है और उम्मीद जताई है कि 2026 तक सेंसेक्स लगभग 94,000 तक जा सकता है, यानी 13 से 15% रिटर्न्स की संभावना है।
HSBC के मुताबिक विदेशी निवेशक पहले ही काफी बिकवाली कर चुके हैं, जिससे डाउनसाइड रिस्क कम हो गया है। वहीं घरेलू निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है, जिस कारण मार्केट बड़ी गिरावट से बचा हुआ है। भारत में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है और सरकार के टैक्स कट्स और RBI की ब्याज दरों में कटौती से आने वाले समय में ग्रोथ को और सपोर्ट मिल सकता है। HSBC ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर प्राइवेट कंपनियों का कैपेक्स यानी बड़ा निवेश नहीं बढ़ा तो इसका असर इकोनॉमी और स्टॉक्स पर नकारात्मक हो सकता है। साथ ही IPOs की बाढ़ से लिस्टेड कंपनियों में निवेश का फ्लो थोड़ा कम हो सकता है। अब बात विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, जो बताता है कि अगले 30 दिनों में निफ्टी 50 कितना ऊपर नीचे हो सकता है। अभी विक्स लगभग 10.5 पर है, जो बताता है कि मार्केट फिलहाल काफी शांत है और बड़ी उठापटक की उम्मीद नहीं है। पिछले दिनों गोल्ड, क्रिप्टो और स्टॉक्स तीनों एसेट क्लास में भारी मूवमेंट देखने को मिला। गोल्ड ने रिकॉर्ड लेवल छुआ, लेकिन डॉलर के हिसाब से अब ये इतना महंगा हो गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कम आकर्षक लगने लगा है। इंडिया में हालांकि करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते गोल्ड अब भी निवेश के लायक है। ट्रंप प्रशासन की स्ट्रैटेजी यही लग रही है कि गोल्ड, क्रिप्टो और स्टॉक्स को इतना अनअट्रैक्टिव बना दिया जाए कि ग्लोबल निवेशकों के पास US बॉन्ड्स में पैसा लगाने के अलावा और कोई विकल्प न बचे। इससे अमेरिका को अगले 2 साल में अपने भारी कर्ज को आसानी से रीफाइनेंस करने का मौका मिल जाएगा। कल के लिए निफ्टी का अहम लेवल 24,860 के नीचे और 24,950 के ऊपर का रहेगा। नीचे की तरफ 24,800 और 24,720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि ऊपर की तरफ 25,030 और 25,100 तक की रेंज खुल सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 55,100 के ऊपर निकलना जरूरी है, तभी मजबूती दिखेगी। नीचे की तरफ 54,900 और 54,550 सपोर्ट के लेवल बने हुए हैं। आज सबसे बड़ी खबर अमेरिका की GDP डेटा को लेकर रही। अनुमान था कि ग्रोथ 3.3% रहेगी, लेकिन असल डेटा 3.8% आया है, यानी उम्मीद से काफी बेहतर। पिछली बार भी जब डेटा उम्मीद से अच्छा आया था तो अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई थी, इसलिए इस बार भी निवेशक बड़ी हलचल की उम्मीद कर रहे थे। डेटा आने से पहले ही अमेरिकी फ्यूचर्स में दबाव दिख रहा था, लेकिन आंकड़े आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली। अब असली तस्वीर डाउ जोन्स के खुलने के बाद साफ होगी। भारत की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर लगातार चढ़ रहे हैं। वजह यह है कि कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी हैं और ऊंचे टारगेट्स दिए हैं। इसी उम्मीद में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। LIC को लेकर भी बड़ी खबर है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो कंपनी में अपनी 2.5 से 3% तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ये सेल OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए होगी और इससे सरकार को करीब 14 से 17 हजार करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। दरअसल सरकार का पूरे साल का डाइवेस्टमेंट टारगेट 47,000 करोड़ का है और इसी दिशा में LIC का ये बड़ा OFS पहला कदम माना जा रहा है। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बैंक नियुक्त किया गया है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, लेकिन बाजार में अफवाहें फैली कि फंड मैनेजर्स ने शेयर खरीदने के लिए रिश्वत दी थी। इस खबर ने निवेशकों में डर पैदा कर दिया और सेलिंग बढ़ गई। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने काफी शेयर गिरवी रख दिए हैं। पहले ये प्लेजिंग 0 थी, लेकिन अब ये 24% तक बढ़ गई है। प्रमोटर्स की तरफ से साफ जवाब न मिलने पर निवेशकों का भरोसा और कमजोर हुआ और शेयर दबाव में आ गए। FCL यानी फाइनोटेक्स केमिकल्स के शेयर आज चर्चा में रहे। वजह यह है कि कंपनी का बोर्ड डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस तीनों कॉर्पोरेट एक्शन पर विचार कर रहा है। अब इनमें से क्या मिलेगा ये बोर्ड मीटिंग के बाद ही साफ होगा, लेकिन खबर भर से ही शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। टाटा मोटर्स के शेयरों में गुरुवार को 4% की गिरावट आई, क्योंकि इसकी ब्रिटेन वाली कंपनी जैगवार लैंड रोवर पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हमले से करीब 2 अरब पाउंड का नुकसान हो सकता है, जो JLR के पूरे साल के मुनाफे से भी ज्यादा है। JLR को इस अटैक का बीमा कवर नहीं मिला था और इसी वजह से प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था। पहले इसे 24 सितंबर तक बंद किया गया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कंपनी को हर हफ्ते करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 33,000 से ज्यादा कर्मचारियों को घर पर रहना पड़ा है। चूंकि JLR का टाटा मोटर्स के बिजनेस में 70% हिस्सा है, इसलिए इसका सीधा असर टाटा मोटर्स के नतीजों और निवेशकों के भरोसे पर पड़ रहा है। यही वजह है कि स्टॉक लगातार दबाव में है और BSE पर 655 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
फाइनोटेक्स केमिकल्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी ने कहा है कि उसका बोर्ड बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा। ये पहली बार है जब कंपनी पिछले 10 साल में ऐसा कदम उठाने जा रही है। इस खबर के बाद शेयरों में 16% तक की छलांग लग गई और ये 269 रुपए पर पहुंच गए। घरेलू बाजार भले ही दबाव में हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर में तेजी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसी दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में रूस की मदद से AK-203 राइफल का उत्पादन जल्द शुरू होगा। ये राइफल पुरानी इनसाइज गन की जगह लेगी और भारतीय जवानों की ताकत को और बढ़ाएगी। AK-203 राइफल की खासियत यह है कि यह हल्की है, मैगजीन में 30 कारतूस भरती है और ऑपरेशन में ज्यादा कारगर है। आने वाले समय में इसे लॉक और LAC पर तैनात जवानों को दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र से एक और बड़ी खबर है। सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए 67,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी डोमेस्टिक डिफेंस डील होगी, जिससे एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को भी मजबूत सपोर्ट मिलेगा। तेजस मार्क 1A में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियार सिस्टम लगे हैं। इस डील से हाल की ऑर्डर बुक और भी भारी हो जाएगी और हजारों नए रोजगार भी बनेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सौदा हाल के लिए बड़ा बूस्टर साबित होगा। भारत सरकार ने शिप बिल्डिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इसी वजह से शिप बिल्डिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। आज कॉपर से जुड़े स्टॉक्स भी चमकते दिखे। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और वेदांता में 2 से 7% तक की तेजी आई। वजह है कॉपर की कीमतों में उछाल। इस साल कॉपर के भाव 20% चढ़ चुके हैं और हाल ही में इंडोनेशिया और पेरू की बड़ी खदानों में काम रुक जाने से सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स ने 1.50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसके साथ ही कई नई नियुक्तियां भी हुई और 1000 करोड़ रुपए तक की डेट सिक्योरिटीज जारी करने की मंजूरी भी दी गई। कंपनी का शेयर इस समय 583 रुपए के आसपास है और पिछले एक साल में 28% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। दिलीप बिल्डकॉन को राजस्थान वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट का 2905 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी ने चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 1115 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी जीता है। हालांकि शेयर में मामूली गिरावट दिखी। एक्सेंचर के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी की आय 7% बढ़कर 17.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिसमें AI आधारित कंसल्टिंग और सेवाओं की मांग का बड़ा हाथ है। कंपनी ने $1.48 प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। जाइडस लाइफ साइंसेज पर टैक्स विभाग ने 3.35 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये मामला 2008 से 2017 तक विदेशी एजेंसियों को दिए गए सेल्स कमीशन पर टैक्स क्रेडिट लेने से जुड़ा है। कंपनी के शेयर में इस खबर के बाद थोड़ी गिरावट आई। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ 40,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। ये डील वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट के दौरान दिल्ली में हुई और इसका मकसद पूरे देश में फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना है। इस योजना के जरिए भारत की फूड प्रोसेसिंग क्षमता मजबूत होगी और घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट के तहत एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी AI, रोबोटिक्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। RCPL इस योजना में करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करके एडवांस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएगी। ये हब महाराष्ट्र के कटौल और आंध्र प्रदेश के करनूल में स्थापित किए जाएंगे, जो देश के फूड सेक्टर में नई क्रांति ला सकते हैं। RCPL यानी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती FMCG कंपनियों में से एक है। शुरुआत के सिर्फ 3 सालों में ही कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। पहले ये रिलायंस रिटेल का हिस्सा थी, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुख्य कंपनी बन चुकी है। RCPL लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है और दूसरी कंपनियों को खरीदकर अपनी ग्रोथ को तेज करती है। कंपनी के पास टाटा फूड्स जैसे ब्रांड्स के साथ साथ कैंपा, इंडिपेंडेंस, अलायंस और रावलगांव जैसे अपने खास ब्रांड्स भी हैं। अब बात करते हैं सेबी के उस बड़े प्रस्ताव की, जिसमें कहा गया है कि निफ्टी और सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी खत्म करके सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखी जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों पर पड़ेगा। आज ही BSE लिमिटेड का शेयर 1.45% गिरकर 2000 के लेवल के करीब पहुंच गया। पिछले 5 दिनों में ये लगभग 7% और एक महीने में 10% टूट चुका है, जबकि कुछ महीने पहले इसने 3000 के ऊपर का अपना ऑल टाइम हाई छुआ था।
कैपिटल मार्केट सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे CDSL, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी और वन भी दबाव में आ सकती हैं। हालांकि जियो फाइनेंशियल में 2200 का लेवल मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये टिकता है तो वहां से रिकवरी भी हो सकती है। NTPC ने राजस्थान में अपने नोक 16 प्रोजेक्ट के 167 मेगावाट वाली यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब ग्रुप लेवल पर 83,863 मेगावाट हो गई है, जो भारत की बढ़ती ग्रीन एनर्जी जरूरतों के लिए एक मजबूत कदम है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नया बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड स्टोर लॉन्च किया है। इससे कंपनी का रिटेल नेटवर्क और ग्राहकों तक पहुंच और मजबूत होगी। हालांकि शेयर में आज करीब 2.7% की गिरावट देखने को मिली। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में 80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये पैसा बेंगलुरु में बन रहे लिथियम आयन सेल प्लांट को फंड करने के लिए लगाया गया है, जिससे कंपनी की बैटरी और ग्रीन एनर्जी बिजनेस में पकड़ और मजबूत होगी। वॉकर टेल्डी के लिए आज एक अहम अपडेट आया। कंपनी की नई एंटीबायोटिक मिकैनिफ नासिथ्रोमाइसिन की फेज 3 स्टडी मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट रीजनल हेल्थ में प्रकाशित हुई है। ये भारत में हाई क्वालिटी एंटीबायोटिक रिसर्च के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। सीगाइल इंडिया लिमिटेड की जॉइंट वेंचर को पंजाब के SAS नगर एरोट्रोपोलिस में 509 करोड़ रुपए का रोड प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है, जिससे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स ने अपनी स्विस सब्सिडरी रत्नामणि ट्रेड EUAG की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब ये कंपनी पूरी तरह से रत्नामणि की हो गई है, जिससे कंपनी का यूरोप में कारोबार और ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। कैरी लिड ने साफ किया है कि किचन अप्लायंसेस की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कोई नया QIP नहीं लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पहले से जुटाई गई फंडिंग और इंटरनल रिसोर्सेज से पूरा किया जाएगा। सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड ने महाराष्ट्र के अमदोशी में 70,000 TTA क्षमता वाला ABS प्लांट शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जिससे कंपनी के प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ गई है। इस सप्ताह प्राइमरी मार्केट में कई IPO लॉन्च हुए हैं और निवेशकों की नजर इनके GMP पर टिकी हुई है। कुछ IPO ने पहले ही 60% तक का लिस्टिंग गेम दे दिया है, इसलिए निवेशक इनकी मांग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। शेषासाई टेक्नोलॉजीज IPO भी आज बंद हो रहा है। इस IPO को पिछले 2 दिनों में 3.09 गुना बुक किया गया है और इसका GMP 55 रुपए है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग 478 रुपए के आसपास होने की संभावना है, जो अपर प्राइस बैंड से करीब 13% ऊपर है। आनंद राठी IPO में आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। इसे अब तक 1.61 गुना बुक किया गया है और इसका GMP 35 रुपए प्रति शेयर है, जिससे लिस्टिंग लगभग 8.5% की बढ़त के साथ होने की उम्मीद है। जायंट रिसोर्स रिसाइकलिंग IPO में बिडिंग अभी जारी है। यह IPO 24 सितंबर को खुला था और 26 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। कंपनी ने शेयरों के लिए प्राइस बैंड 220 से 232 रुपए रखा है और आज इसका GMP 20 रुपए है, जिससे लिस्टिंग में थोड़ी बढ़त की संभावना है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का IPO निवेशकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। 490 करोड़ रुपए के इस इशू को तीसरे दिन तक 13 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है और रिटेल निवेशकों का जोश सबसे ज्यादा है। कंपनी जुटाई गई रकम से मध्य प्रदेश में 1.2 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। IPO का प्राइस बैंड 333 से 351 रुपए रखा गया है और शेयरों की लिस्टिंग 30 सितंबर को NSE और BSE पर होगी।